हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि नवीन सर के द्वारा जो भी आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट लिए जा रहे हैं, उसका रिवीजन आपको इन वीडियो में देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोग अब तक 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें आप लोगों को दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बिना कोई अदर बात करते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट में लिखे हुए पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो जो है ऑडियो फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके सुन करके भी ये चीज़ें याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक प्रश्न को अपने मुख से बोलने वाले हैं और उसका आंसर उसके बाद बताने वाले, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये जो 5 रिवीजन क्वेश्चन सर कराते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 रिवीजन क्वेश्चन। नंबर 1 है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या इसका राइट आंसर है। 1951 में एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की सेकंड रैंक थी, जहां 1951 में पहली बार हुआ था ये एशियन गेम्स नई दिल्ली भारत में। और भारत में 2 बार अब तक एशियन गेम्स हो चुके हैं। 1982 में भारत में एशियन गेम्स हुआ था, जहां पर भारत की रैंक 4th रही थी। और 1982 में भारत में दूसरी बार भी नई दिल्ली में ये एशियन गेम्स हुए थे। वही पूछें दोस्तों कि रेहला पुस्तक की भाषा क्या थी? तो रेहला पुस्तक की भाषा थी अरबी। आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी है। उसके बाद दोस्तों, वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है? तो वानिकी जो होता है ये अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले स्टेप जो होता है वो मंगलाचरण का स्टेप होता है, जिसमें पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं और नृत्य की समाप्ति पर मोक्ष स्टेप की जाती है। ज्यामिति पूछा जाता है कि ज्यामिति पैटर्न निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से ज्यामिति पैटर्न रिलेटेड है। सचल मूर्ति इससे रिलेटेड है। तत्व ओडिसी नृत्य से तत्व जो है वो जल तत्व रिलेटेड है। मुद्रा इसमें त्रिभंग होती है और भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड ये शास्त्रीय नृत्य है, जिसके जनक पंकज चरण दास हैं। ओडिसी नृत्य कलाकार भी हैं कुछ, जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ओडिसी कलाकार केलुचरण महापात्रा, इसमें एक इन्हें जो है पद्म भूषण, ओडिसी के ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम मोहंती और गंगाधर प्रधाना, मायाधर राउत, देवाशीष पटनायक, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ओडिसी कलाकार हैं। इन्हें आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ है? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक टायसन। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी हैं। नो स्पिन शेन वॉर्न की ये पुस्तक है, जिसमें दोस्तों ये बहुत ही चर्चित रहते हैं शेन वॉर्न, और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं स्पिनर। तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना। कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर, ट्रुथ कलर्स एडम गिलक्रिस्ट, सिक्स मशीन क्रिस गेल, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, और क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। ए चैंपियंस माइंड पिट संप्रदाय, फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट, नो लिमिट्स माइकल फेल्प्स, सेफ टू विन नोवाक जोकोविच, वोथ फिट ऑन ग्राउंड डेविड वेकहम, और ओपन आंद्रे अगाशी की ये ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सभी याद रखने हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है समझने में दिक्कत हो रही हो, सर के द्वारा जो लिखा गया है इसमें स्पेलिंगें दिक्कत हो रही हो, तो आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हम आपको हैंड रेटिंग नोट्स जो है प्रोवाइड करा देंगे, हमारे द्वारा जो लिखे गए हैं। वहाँ पर आप लोग जो है इनको देख सकते हैं। जंग तालम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में खुल्लम, चैलम, खानटम और पाखुपिला, ये सभी मिजोरम से रिलेटेड लोक नृत्य हैं। असम से रिलेटेड लोक नृत्य बिहुआ, बगरुम्मा, झुमरा और भोरताल झूमर, ये सभी असम से रिलेटेड हैं। नागालैंड से रिलेटेड हैं, जो नांग रूट वर्ड याद रखना है, रेगमा और जेलियांग, आंग से याद रखना है। आंग रूट वर्ड नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा। वही पश्चिम बंगाल में बाउल, मरचिया और कीर्तन लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं।
वही बात करें और जो है यहाँ बिहार से रिलेटेड झिझिया, विदेशिया या रूट वर्ड याद रखना है इसमें। छत्तीसगढ़ से पैंथी, राउत नाचा, सुबह पिडवानी पंथी राउत नाचा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड लोक नृत्य है। गोवा से रिलेटेड तरंगमेल, रणमाले और दशावतार गोवा से रिलेटेड हैं। गुजरात में गरबा, टिप्पणी और छल्ली साव ये सभी गुजरात से रिलेटेड लोक नृत्य हैं। हरियाणा से रतवई और धमाल ये लोक नृत्य हरियाणा से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पापनाशम शिवन शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत से रिलेटेड हैं? तो कर्नाटकी संगीत से रिलेटेड हैं। और हिंदुस्तानी संगीत से रिलेटेड ध्रुपद और ख्याल गायन है, जहाँ पर ध्रुपद से रिलेटेड गुलाम मुस्तफ़ा, बंदे गुलाम अली खान और ख्याल से विष्णु नारायण भातखंडे और मीर कुतुब ये सभी ख्याल से रिलेटेड हैं। कव्वाली से रिलेटेड साबरी ब्रदर्स और नुसरत फ़तेह अली खान ये कव्वाली से रिलेटेड हैं। सूफ़ी गायक हैं नूरा सिस्टर्स और सतेंद्र सरताज, जहाँ एसएससी में आप लोगों को दोस्तों संगीत से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 618। दमन और दीव का लिंगानुपात 618 है। यूटी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी का है 1037। राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल का है 1084 और हरियाणा का राज्य में सबसे कम है लिंगानुपात 879। सबसे ज़्यादा जिला में माहे का है 1176 और 0 से 6 वर्ग में अगर देखा जाए तो राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है 972। वहीं सबसे कम 0 से 6 वर्ग आयु के वर्ग के लोगों का लिंगानुपात हरियाणा में है 834। और इंडिया का 0 से 6 वर्ग के 0 से 6 आयु के वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है 919 भारत में। और ओवरऑल 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल इंडिया की 943 लिंगानुपात है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है नंबर्स। तो नंबर्स दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ध्यान से याद करने हैं, जिसमें पूछा गया है कि गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद यानी कि भादों में, हिंदी भाषा में बोले भादों में। गाँव में दोस्तों अगर आप लोग गाँव से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे रूट वर्ड बताने वाले हैं जिसमें आपको ये जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि होली जो है दोस्तों खूब पूछी जाती है, कब मनाई जाती है? तो पूर्णिमा फागुन में। दोस्तों आप लोगों ने गांव में देखा होगा कपड़े फाड़े जाते हैं, तो पूरे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं होली पूर्णिमा फागुन में, पूरे कपड़े फाड़े जाते हैं होली में। और रामनवमी को मनाई जाती है और हनुमान जयंती ये चैत्र नवमी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फागुन की चतुर्दशी को, बसंत पंचमी माघ की पंचमी को, रक्षाबंधन सावन में यानी कि सावन आप लोगों ने गाँव में गाते हुए देखा होगा जब लोग झूले झूलते हैं सावन आए भादों आए। तो सावन से आप लोगों को कैसे याद रखना है रक्षाबंधन, और पूर्णिमा सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। दशहरा जो है आश्विन में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा आश्विन में मनाया जाता है। प्रतिपदा को जो दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। नाग पंचमी भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए, सावन में मनाई जाती है यानी कि श्रावण में। जो गाँव से रिलेटेड बच्चे हैं जो मेरे भाई बहन हैं वो सभी नाग पंचमी और रक्षाबंधन को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा नाग पंचमी और रक्षाबंधन सावन में ही मनाई जाती है। फुटबॉल मैच के 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 7.32 यानी कि 7.32 मीटर होती है, जिसकी लेंथ 7.32 मीटर, हाइट 8 फीट होती है। मैदान की लेंथ यानी कि लंबाई 90 से 120 मीटर और वहीं विड्थ यानी कि चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। अवधि इसकी 90 मिनट की होती है टोटल, जिसमें 45 मिनट के 2 राउंड होते हैं और 15 मिनट का बीच में गैप होता है। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप हैं, डूरंड कप, संतोष कप और डीसीएम ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप और सुब्रोतो कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड कप हैं। वहीं आपको बता दें अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। और 1935 के एक्ट के तहत 1937 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 14 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, जिसमें 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गुएयोर थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा
8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश हुई थी, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। पूछा जाता है दोस्तों, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे और सिफारिश कितने की हुई थी? 8 की सिफारिश हुई थी। और जो है अब टोटल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोगों को याद रखना। लोकसभा और विधानसभा की में आयु जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है? तो आर्टिकल नंबर 2 एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल नंबर 9 जो है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये बताता है। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता का कानून अधिनियम संसद द्वारा बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। 1955 में संसद ने नागरिकता अधिनियम जो है पारित किया था। भाग 2 में नागरिकता अधिनियम है, 5 से आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। और ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था और जो है इसमें 6 संशोधन हुए हैं अब तक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि भारतीय संविधान में जो है नागरिकता अधिनियम था वो आने के बाद उसमें 6 संशोधन हो चुके हैं। 1986 को पहला, 1992 को दूसरा, 2003 को तीसरा, 2005 को चौथा और 2015 को पाँचवा, 2019 को छठा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था। 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो लोकसभा में 10 दिसंबर को पेश किया जाता है और वहीं राज्यसभा में 11 दिसंबर को पेश किया जाता है और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा उस पर मंजूरी दी जाती है। वहीं लागू जो होता है वो 10 जनवरी 2020 को होता है। तो ये डाटा दोस्तों आप लोगों को जरूर याद रखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम से रिलेटेड। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो ये जो वीजा द्वारा है नागरिकता प्राप्त करने की तरीका नहीं है। वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि नागरिकता जो है 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी ट्रिक है नाग पंचमी, यानी कि नाग से नागरिकता, पंचमी से 5, यानी कि 5 तरीके से नागरिकता हमें दी जाती है। तो उनमें से कौन कौन से तरीके हैं? ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ब्रांड, BRAND, बी फॉर बर्थ यानी कि जन्म के द्वारा, रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा, आप लोग देख पा रहे होंगे, एरिया यानी कि क्षेत्र के द्वारा, और एरिया यानी कि क्षेत्र के द्वारा, एक बार फिर से लिख देते हैं, नेशनलाइजेशन यानी कि देशीकरण के द्वारा, और जो है डी फॉर डिसेंट यानी कि वंश के द्वारा। हैं प्रश्न नंबर 13 की गयासुद्दीन तुगलक, ये जीएस से रिलेटेड है प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो ये तुगलक वंश से रिलेटेड है। गयासुद्दीन तुगलक जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये जो था वो पंजाब का राज्यपाल था। इसे गाजी की उपाधि दी थी। तुगलकाबाद में इसने 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। जब तुगलक वंश की स्थापना हुई तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा था। आगे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी? तो तघी के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका शासनकाल गयासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 से 1351 रहता है। और इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, जिसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की। बहनवी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई? तो विजयनगर और बहनवी वंश की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था वो एक निःशुल्क अस्पताल था। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इस समय ट्रेंड चल रहा है TCS के द्वारा, तो इस तरह से मुगल काल से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, सारे याद कर लेने हैं। इसमें 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहता है। सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसका कहलाया क्योंकि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला शासक है फिरोज शाह तुगलक, और सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसी का था। मेरठ और टोपरा का जो स्तंभ था ये दिल्ली लेकर के आया। सिंचाई कर इसके द्वारा एक हव ए शर्ब
विभाग की स्थापना की गई, जिसे सिंचाई कर से रिलेटेड था। तारीख है फिरोज शाही वर्नी ने लिखी। चांदी का सिक्का ससगनी इसने चलाया, ससगनी नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी इसी ने लगवाया। 1386 में कुबत कुतुब मीनार को की मरम्मत करवाई। 5वीं मंजिल की इसने मीनार की जो है मरम्मत करवाई। दीवान ए आर्ज सैन्य विभाग था एक, और दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की विभाग की स्थापना हुई, और दीवान ए वजारत वित्त विभाग की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई। बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सैयद सुल्तानों का प्रारंभिक काल से शुरू करके कालक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें। तो अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका कार्यकाल 1445 से 51 रहा। मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, इसका कार्यकाल 1421 से 34 तक रहा। खिलजी खां का कार्यकाल 1414 से 1421 तक रहा, और मोहम्मद शाह फोर्थ का कार्यकाल 1334 से 45 तक रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CBDA इसका क्रम हो जाएगा, यानी कि पहले खिलजी खां, फिर उसके बाद मुबारक शाह, फिर उसके बाद डी यानी कि मोहम्मद शाह, फिर ए अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद सुल्तानों का प्रारंभिक कालक्रम हो जाएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी ये अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक था। 1517 में ये जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था, जो 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध, उसमें ये जो है हार इसकी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बहलोल लोदी आते हैं, जो 1451 से 1489 में लोदी वंश का संस्थापक रहा, और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 इसका शासनकाल रहता है, और इब्राहिम लोदी जो आते हैं वो 1570 से 1526 तक इसका शासनकाल रहता है, और 1526 में पानीपत के युद्ध में ये पराजित हो जाता है, और इसके वंश का सर्वनाश हो जाता है। कृषि क्षेत्र में क्रांति और इसके उत्पादन के लिए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए 1, 2 और 3, ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। और तीसरा यानी कि चौथा जो है, जैसे कि स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? बागवानी क्षेत्र से रिलेटेड है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन और औषधि से रिलेटेड है। पीत क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, पीली क्रांति भी बोलते हैं इसे। काली क्रांति जैव डीजल उत्पादन से रिलेटेड है। वहीं प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक से। गोल क्रांति आलू से। श्वेत क्रांति दुग्ध से रिलेटेड है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 में हुई थी। भारत में खनिज सामान्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में संकेंद्रित है? तो 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है उत्तर पूर्वी, दूसरा उत्तर पश्चिमी, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी। इन 3 विस्तृत पट्टियों में संकेंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। इसका ट्रिक है याद करने की, जल कल जल कल। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ये सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, 43% पाई जाती है। वहीं लाल मिट्टी ये जो है 37%, और काली मिट्टी जो कि जिसका इंटरनेशनल नाम चेरनोजम है, और जो 16% या 15% पाई जाती है। कभी कभी 16% आपको देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं 15%, तो आपको लोगों को याद रखना है। और लेटेराइट मिट्टी ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है लेटेराइट मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी, और दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी पहले नंबर पे है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि शब्द विषुव संदर्भित करता है। शब्द विषुव जो है वो दिन और रात के एक समान अवधि के होने का कौन संदर्भित करता है? और ये जो विषुव घटना जो है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, तो ये जो है घटना एक वर्ष में 2 बार घटित होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को, ये वर्ष में 2 बार घटना घटित होती है। वहीं दोस्तों बात करें ग्रीष्म अयनांत, ये 21 जून को होता है, और विंटर अयनांत जो है यानी कि शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है। वहीं आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि वह मेरिडियन है जिस पर आधारित मानक समय रेखा आधारित है। तो 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश यानी कि देशांतर, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और मानक समय रेखा गुजरती है। मिर्ज़ापुर यूपी से होकर गुजरती है, जिसमें दोस्तों हमारे 5 राज्य हैं जहां से होकर के ये मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। इसकी ट्रिक है याद करने की, यूपी में छतरी यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ी आंधी में, यूपी में छतरी उड़ी आंधी में। तो कैसे यूपी
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर जो है हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? चीनी मिल। चीनी मिल ये जो है सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से रिलेटेड है। और वहीं बात करें संचार, परिवहन और बैंकिंग, ये चतुर्थ सेक्टर से रिलेटेड है, सेवा के क्षेत्र से तृतीय सेक्टर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जो है जीडीपी की गणना करता है। वही बात करें इसका हेडक्वार्टर सरदार पटेल भवन में है, नई दिल्ली। इसका गठन 2 मई 1951 को होता है। और CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSSO, ये इन दोनों को मिलाकर के NSO का गठन किया जाता है 23 मई 2019 को। अगली हम बात कर लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट यानी कि शुद्ध नेशनल राष्ट्रीय प्रोडक्ट आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये क्या है? तो ये जो होता है जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय आय से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP प्राप्त होता है। जब NNP और डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं NNP में तो GNP हमें प्राप्त होता है। वहीं NNP में अगर विदेशी आय और डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो GDP प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें आप लोगों को या कहें हम लोगों को नवीन सर के द्वारा गृह कार्य दिया गया था, जिसमें गृह कार्य था आई हैव द स्टेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इस बुक को किसने लिखा है? तो R यानी कि रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। किस क्रिकेट के किस फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया है तो आप लोगों को ये दोस्तों बताना है। और साथ ही में दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो है रिवीजन क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और दोस्तों आप लोग किस तरह का इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग जो है हैंड राइटिंग नोट्स भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हैंड राइटिंग नोट्स पे पढ़ाई या सर की इसी PDF पर इसी तरह से क्लासें लाते रहें। और साइंस की क्लासें अभी लानी है रिवीजन की या नहीं लानी है तो आप लोग ऐसी कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी नई वीडियो लाने में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।